नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत मेघ जी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैमरा सारिका चौधरी, काजल जयंत, धीरेन्द्र जैन, प्रीतिपाल, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज रखते हैं निर्वाचन आयोग। ओके, निर्वाचन आयोग। जल्दी से बच्चे लाइव आ जाएं। देखिए, इससे पहले हमने समितियों वाला चैप्टर किया था, जो संविधान के अंतर्गत समितियां हैं उनके बारे में बात की थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भारत के अंतर्गत जो समितियां हैं, दो प्रकार की समितियां होती हैं। दो प्रकार की होती हैं समितियां। तो कौन कौन सी समितियां बताई थी मैंने आपको? स्थायी और अस्थायी। स्थायी समिति और नंबर 2 पे अस्थायी समिति। हिमांशु मित्तल, विशु मित्तल, गुड मॉर्निंग भैया। देखो, स्थायी समिति जो होती है, स्थायी समिति परमानेंट होती है। वे 1 साल के लिए अपना पूरा कार्य करती हैं। उसके बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद में दोबारा जो है दूसरे साल के लिए, यानी कि 5 साल तक लगातार वे अपना कार्य करती रहती हैं इसी प्रकार। लेकिन 1 साल में अपनी रिपोर्ट दे देती है, क्योंकि उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लेकिन अस्थायी समितियों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता और वे किसी विशेष प्रयोजन के लिए लाई जाती हैं, ठीक है, या बनाई जाती हैं। तो उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता कि कार्य के हिसाब से उनका कार्यकाल और उनके सदस्यों की संख्या डिसाइड की जाती है। लेकिन स्थायी समितियों में कुछ समितियां ऐसी हैं जिनके कार्यकाल और सदस्य लगभग निश्चित होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था नंबर 1 पे कौन सी समिति बताई थी? स्थायी समिति के अंतर्गत नंबर 1 पर लोक लेखा समिति। ओके, लोक लेखा समिति में कितने मेंबर थे? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य थे? लोक लेखा समिति में आपके, जल्दी से बताओ। अनिकांत, गुड मॉर्निंग। देखिए, लोक लेखा समिति में हिमांशु मित्तल 22 मेंबर थे और 22 में आपके दोनों सदनों से थे, लोकसभा व राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा से कितने थे? लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 मेंबर थे। ठीक है, और यहाँ पर जो इनके अध्यक्ष होते हैं, इनके अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं। ओके, इसके बाद इनका कार्य क्या था? इनका कार्य देखिए, जो सरकार के लेखे हैं उनकी जांच करना, उनका निरीक्षण करना होता है। इसके बाद दूसरी समिति बताई थी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर थे? प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर थे? प्रीतिपाल, 15 और 7। जी हाँ, लोक लेखा समिति में 15 और 7 थे। लेकिन प्राक्कलन समिति में अंजलि 30 मेंबर थे। और 30 मेंबर ये कौन कौन से सदन से थे या कितने सदस्य थे? कौन से सदन से कितने सदस्य थे? ये 30 मेंबर लोकसभा से। देखिए, टोटल आपके जो मेंबर थे ये 30 के 30 ये लोकसभा से थे। ओके, इसका कार्य भी लगभग जो है सरकार के जो लेखा थे, सरकार के जो लेखे होते हैं उन्हीं का जांच करना या निरीक्षण करना है। इसको प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की बहन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे बताई थी मैंने आपको कौन सी? लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति, इसमें कितने मेंबर थे?
लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य थे और कौन से सदन से कितने सदस्य थे? 22 मेंबर थे, कुल 22 मेंबर थे। लोकसभा से आपके 15 और राज्यसभा से 7 मेंबर थे। ठीक है, और इसका कार्य क्या था कि सरकार के जो उपक्रम हैं, यानी कि सरकारी व अर्ध सरकारी जो कंपनियां हैं उन सभी की जांच करना, उनके लेखों का निरीक्षण करना। ठीक है, इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का ही था। नंबर 4 पर एक और समिति बताई थी, कौन सी थी? नंबर 4 पर बताई थी मैंने आपको SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण समिति। ओके, तो SC या ST अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण समिति, इसमें कितने सदस्य थे? SC/ST जो समिति थी इसके अंतर्गत कितने सदस्य थे? 30 मेंबर। सारिका चौधरी 30 इसमें सदस्य बताए थे मैंने आपको, यानी कि 20 और 10, राज्यसभा से 10, लोकसभा से 20 मेंबर थे। ठीक है, इसका कार्य क्या था? यानी कि SC/ST के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना या उनके संबंध में जो कार्य होते हैं उन सबकी जांच करना। इसके बाद बताई थी मैंने आपको नंबर 5 पर कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा, कार्य मंत्रणा समिति, इसमें कितने मेंबर थे और कौन कौन से सदन से कितने सदस्य थे? देखिए, इसमें जो है दोनों सदनों में ये आपकी अलग अलग थी, दोनों सदनों में अलग अलग आते हैं इसके मेंबर। काजल जयंत 26 मेंबर, 26 कहाँ से आए? अच्छा, दोनों सदनों के मैंने बताया कि इसमें देखिए आपका लोकसभा में अलग थे और राज्यसभा में अलग, दोनों सदनों में अलग अलग समिति थी और दोनों सदनों में अलग अलग समिति में अलग अलग मेंबर थे। ठीक है, तो एक में आपके 15 और एक में 11 थे, तो 15 आपके लोकसभा में और 11 आपके राज्यसभा में। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद बात मैंने आपको बताया था विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति जो थी आपकी, कुछ विशेष प्रावधान या कुछ विशेष कार्य जो होते हैं उनके लिए गठित की जाती है, जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया हो या महंगाई के संबंध में या कोई और विशेष प्रयोजन, जैसे कि आपके आज के टाइम में ले सकते हैं, महामारी चल रही है, कोरोना वायरस के संबंध में रिपोर्ट लेनी हो या उसकी जाँच करानी हो। ठीक है, या उसके निवारण के लिए किस प्रकार से उसका निवारण किया जाए उसके संबंध में बात करनी हो। ठीक है, तो उस प्रकार की आपकी होती है कुछ विशेषाधिकार समितियां। इसके बाद आती है विभागीय समितियां। विभागीय समितियां नंबर 6 पे लिख सकते हैं, विभागीय समितियां। विभागीय विभागीय समिति या समितियां। देखिए, विभागीय समितियों के अंतर्गत 24 समितियां होती हैं। ठीक है, और इन 24 विभागीय समितियां के अंतर्गत 24 विभागों से समितियां बनाई गई हैं, यानी कि कुल मिला के 24 विभाग लिए गए हैं और उनके अंतर्गत 24 समितियां बनाई गई हैं। और प्रत्येक में कितने मेंबर होते हैं? हिमांशु मित्तल 24, जी हाँ, लेकिन प्रत्येक में जो ये 24 समितियां हैं, 24 में एक में कितने होते हैं? प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं? विभागीय समितियों के अंतर्गत जो समितियां होती हैं प्रत्येक में 31 मेंबर होते हैं। 31 मेंबर में भी कौन से सदन से कितने लिए जाते हैं? 21 + 10। ठीक है, तो 21 + 10 मेंबर यहाँ से लिए जाते हैं, यानी कि 21:10 रखा जाता है। लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10 सदस्य लिए जाते हैं और ये कार्य अपने विभागों के हिसाब से अलग अलग विभागों में कार्य करती हैं। ठीक है, इसके बाद अस्थायी समिति के बारे में बात की थी हमने। अस्थायी समितियों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, उनका कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष या संसद के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, उनके कार्य के हिसाब से। ठीक है, जरूरी नहीं कि 1 साल ही हो, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, या 1 साल या फिर आपका 6 माह भी हो सकता है। ओके, ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं आज। और देखो, उसमें जो ज़्यादातर जिन समितियों में दोनों सदनों से सदस्य रखे जाएंगे तो वहाँ पर अनुपात 2:1 के हिसाब से उनकी संख्या रखी जाती है। लोकसभा में आपका 2 का आंकड़ा रहता है, यानी कि 2
लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1, यानी कि इस हिसाब से, इस अनुपात में रखकर उनके सदस्यों की संख्या रखी जाती है समितियों के अंतर्गत। अब आज बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद और किस भाग में किया गया? भारतीय संविधान के अंतर्गत देखिए, निर्वाचन आयोग का जो पद है एक संवैधानिक पद है, यानी कि संविधान में इसका वर्णन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यह एक संवैधानिक पद है। यह एक संवैधानिक पद है। तो निर्वाचन आयोग का जो पद है वो एक संवैधानिक पद है और इसका वर्णन भाग 5 और अनुच्छेद प्रतिपाल 324 में किया गया है। तो भाग 5 और आर्टिकल आपका है 324, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 324 कई बार एग्जाम में आ भी चुका है और लगातार आता भी रहता है। पूछ लिया जाता है कि निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद देखिए, निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पद है। निर्वाचन आयोग का जो पद है वो स्वतंत्र है, उसे पूरी आज़ादी रहती है। आयोग एक स्वतंत्र व निष्पक्ष पद है, अर्थात इसे पूरी आज़ादी दी गई है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? देखिए, इसका कार्य चुनाव कराना है। ठीक है, मेन यही है कि इसका जो कार्य है वो चुनाव कराना है, या चुनाव से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वे सभी कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चुनाव संबंधी, यानी कि चुनाव संबंधी, चुनाव से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वे सभी निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। ओके, जैसे कि किस किस का चुनाव कराया जाता है इनके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा किस किस का चुनाव कराया जाता है? मैंने आपको बताया कि निर्वाचन आयोग का जो पद है वो एक संवैधानिक पद है। भारत के संविधान में इसका वर्णन है। ठीक है, भाग 5 और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसका कार्य चुनाव संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, अर्थात चुनाव कराने का कार्य इनका है। रुखसार रहमान, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मोहम्मद सिराज, पंचायत व नगर निगम के चुनाव को छोड़कर, देखो, पंचायत व नगर निगम के चुनाव को छोड़कर सभी चुनाव, जितने भी चुनाव होते हैं भारत के अंतर्गत या भारत के संविधान के अनुसार जितने भी चुनाव होते हैं, पंचायत व नगर निगम के चुनाव को छोड़कर जितने भी चुनाव होते हैं सभी चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। जैसे राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी चुनाव होते हैं वे, सॉरी, और आपका ये हुआ राज्यों में भी ले लो आप, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, तो सभी चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, यानी कि पंचायत और नगर पालिका के चुनाव को छोड़कर सभी चुनाव इनके द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। लेकिन पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन कराता है? पंचायत और नगर पालिका का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? पंचायत व नगर पालिका का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाल। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सिर्फ पंचायत और नगर निगम या नगर पालिका का ही चुनाव कराया जाता है। बाकी सभी चुनाव, जितने भी चुनाव होते हैं भारत में, ठीक है, उन सब का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी संरचना की कि निर्वाचन आयोग के अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग के अंदर
संरचना। इसकी संरचना क्या है, यानी कि कितने सदस्य होते हैं। संरचना का मतलब है इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने मेंबर होते हैं इसके अंदर का। पता है किसी बच्चे को निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? राज्य चुनाव आयोग, काजल जैन। ठीक है, नगर निगम और पंचायत का चुनाव जो कराया जाता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि संरचना क्या है, जो है निर्वाचन आयोग के अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 3 मेंबर होते हैं इसके अंतर्गत। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, व 2 अन्य निर्वाचन या निर्वाचक कह सकते हैं आयुक्त। ओके, तो यानी 1+2 बराबर कुल 3 सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग के अंतर्गत निर्वाचन आयुक्तों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो कुल मिला के 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नियुक्ति की। नियुक्ति कौन करते हैं और त्यागपत्र ये अपना किसे देते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? देखिए, तीनों जो सदस्य होते हैं तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। तीनों के तीनों जो मेंबर होते हैं ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? चलिए, अब देखिए ये तो हुए आपके निर्वाचन आयुक्त। कुछ एक और आते हैं आपके प्रादेशिक आयुक्त। प्रादेशिक आयुक्त आते हैं तो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं और कैसे की जाती है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रादेशिक आयुक्त, देखिए इनकी ज़रूरत कब होती है? जब निर्वाचन आयोग का कार्य अधिक बढ़ गया हो। ठीक है, या तो चुनाव के टाइम पे, जब चुनाव चल रहे हों लोकसभा के या राज्यसभा के, लगातार कई राज्यों में आ जाए तो चुनाव आयुक्त का या चुनाव आयोग का कार्य बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे में वे 3 मेंबर पूरा कार्य नहीं कर पाते, तो इसलिए जो है उस कार्य को पूरा करने के लिए, समय पर पूरा करने के लिए प्रादेशिक आयुक्त रखे जाते हैं। ठीक है, अब इनकी नियुक्ति कौन करता है और कैसे रखे जाते हैं? देखिए, राष्ट्रपति की सलाह पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति इन्हें अनिश्चित काल के लिए, यानी कि जब तक इनका कार्य होता है तब तक के लिए रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद यह है स्वतः ही इनका पद समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जब निर्वाचन आयोग का कार्य बढ़ गया हो तो ऐसे में निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और इनका कार्यकाल व वेतन तथा कार्यकाल और वेतन या कार्य, ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइड किया जाता है जब तक उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो काम के हिसाब से इनको रखा जाता है। जितना कार्य होता है उतने ही समय के लिए इन्हें पद पर नियुक्त किया जाता है, पद के लिए नियुक्त किया जाता है। उसके बाद स्वतः इनका पद समाप्त हो जाता है। ठीक है,
तो ये थे आपके प्रादेशिक आयुक्त। इसके बाद बात करते हैं निर्वाचन आयुक्त के ही। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वह अन्य आयुक्त थे आपके। 3 जो मेंबर होते हैं निर्वाचन आयोग के अंतर्गत, उनका कार्यकाल कितना होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? प्रादेशिक वाला दोबारा से रिपीट करूं धीरेन्द्र जैन? देखिए, प्रादेशिक आयुक्त जो होते हैं, जब निर्वाचन आयुक्त का कार्य या निर्वाचन आयोग का कार्य बढ़ जाता है, ठीक है, तो ऐसे में अन्य जो आयुक्त रखे जाते हैं उनको प्रादेशिक आयुक्त कहते हैं। जब निर्वाचन आयोग का कार्य बढ़ जाता है, उनका कार्य कब बढ़ता है? देखिए, निर्वाचन आयोग का कार्य चुनाव के वक्त बढ़ता है। जब लोकसभा का चुनाव हो या कई राज्यों में एक साथ चुनाव कराया जा रहा हो, तो ऐसे वक्त में निर्वाचन आयोग का कार्य बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत अधिक भार होता है। तो ऐसे में जो उनकी हेल्प करने के लिए अन्य आयुक्त रखे जाते हैं उनको प्रादेशिक आयुक्त कहते हैं, ठीक है। और इनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर, ठीक है, क्योंकि वही तो बताएंगे ना कि कितने सदस्यों की जरूरत है, तो उनकी सलाह पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ठीक है, इनको जब तक कार्य होता है तभी तक इनको नियुक्त किया जाता है, उसके बाद हटा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक धीरेन्द्र जैन। अब कार्यकाल की बात कर रहे थे, ठीक है, सारिका चौधरी, मोहम्मद सिराज, आपने बताया कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। जो भी पहले हो। ओके, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, ठीक है। अगर मान के चलो कि कोई व्यक्ति 59 की एज में, ठीक है, क्योंकि ये देखिए जो आपके निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं ये ज़्यादातर आपके आईएएस या आईपीएस ही होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर तो आईएएस ही होते हैं, आईपीएस का भी नंबर नहीं आता, तो आईएएस अधिकारी ही होते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है, यानी कि इनकी जो एज रखी गई है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य आयुक्त बनने की, तो वो आपकी 65 वर्ष, यानी कि 65 वर्ष की एज में जाके ये रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। और इन्हें नियुक्त भी तभी किया जाता है जब इनके रिटायरमेंट से 6 वर्ष या उससे कम रह रहे हों। ऐसा नहीं है कि इनको 50 वर्ष की एज में नियुक्त कर दें और ये 56 वर्ष की एज में जाके अपने समाप्त हो जाएं, क्योंकि फिर दोबारा नियुक्त नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए जो है इनका जो कार्यकाल रखा जाता है ज़्यादातर 59 या उससे ऊपर के ही आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते हैं, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक। अगर कोई 6 वर्ष से पहले ही 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसको रिटायरमेंट दिला दिया जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है। ओके, तो इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है, ठीक है, या 65 वर्ष है। और अगर यदि ये चाहें तो इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है। या फिर इनको हटाने की अगर बात आए तो कैसे हटाया जा सकता है इनको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं, मुख्य निर्वाचन आयोग के जो 3 मेंबर हैं, 1+2 बराबर जो 3 सदस्य हैं, इनको अगर पद से हटाना पड़ जाए तो कैसे हटाया जा सकता है, कैसे पद से हटाया जाता है? इनको इनके पद से कैसे हटाया जाता है? काजल जयंत, सुप्रीम कोर्ट के समान। धीरेन्द्र जैन, आपने इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मैंने बताया प्रादेशिक आयुक्त जो हैं, जो प्रादेशिक आयुक्त हैं धीरेन्द्र जैन, जिनको मैंने बताया आपको प्रादेशिक आयुक्त के बारे में।
प्रादेशिक आयुक्त कब रखे जाते हैं? आपको मैंने बताया कि प्रादेशिक आयुक्त तब रखे जाते हैं जब निर्वाचन आयोग का कार्य बढ़ गया हो। ठीक है, जब निर्वाचन आयोग का कार्य बढ़ गया हो तो ऐसे में प्रादेशिक आयुक्त रखे जाते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, लेकिन इनका कार्यकाल जो आपके जो 3 मेंबर हैं इनका कार्यकाल निश्चित है। ठीक है, इनके लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु रखी गई है। ठीक है, धीरेन्द्र जैन कह रहे हैं यहाँ तक। जो प्रादेशिक आयुक्त हैं उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, उनको कुछ समय के लिए रखा जाता है। जी हाँ, ये जो कार्यकाल है ये निर्वाचन आयोग के जो 3 मेंबर हैं उनके लिए है, प्रादेशिक आयुक्तों के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए अब इनको जो हटाने की प्रक्रिया है, जो 3 मेंबर हैं उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के समान है, सुप्रीम कोर्ट के समान। तो ये तो आपको याद होगा ही कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही इन्हें पद से हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाता है और संसद में दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है, लोकसभा व राज्यसभा। अगर लोकसभा में लाना है तो 100 मेंबर होने चाहिए, राज्यसभा में है तो 50 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, और उनके द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव के बाद यदि अध्यक्ष उस प्रस्ताव को या सभापति उस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो उसकी जांच होती है, और यदि जांच में पाया जाता है, जांच में वह व्यक्ति या वह अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके लिए फिर लोकसभा या राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए, और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद उन्हें पद से हटा दिया जाता है। तो उसी प्रकार से निर्वाचन आयोग के सदस्यों को भी हटाया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है उनको उनके पद से हटाने के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनके कार्य और शक्तियों की, कि इनके कार्य क्या हैं, वे इनकी शक्तियाँ क्या है, क्या क्या कार्य करते हैं ये। कुछ बात कर लेते हैं थोड़े बहुत कार्य के बारे में इनके। यहाँ तक क्लियर है सबका? ठीक है जी, मैंने आपको बताया कि निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है, और भारत के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की जो संरचना है या जो इनकी संख्या है वो 3 है। ठीक है, एक मुख्य आयुक्त और 3 अन्य एक मुख्य आयुक्त व 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इनका कार्य व शक्ति, कार्य व शक्ति की बात करते हैं, क्या क्या कार्य है। इसके बाद मैंने आपको बताया इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, और अगर इन्हें हटाना हो इनके पद से तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही इन्हें हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर निर्वाचन आयोग का कार्य बढ़ जाए तो ऐसे में प्रादेशिक आयुक्त रखे जाते हैं। प्रादेशिक आयुक्त कब रखे जाते हैं? वे आपके जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को सलाह देते हैं या उनसे कहते हैं कि कार्य बढ़ गया है, तो ऐसे में वे आपके जो है राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, और उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। जब तक उनका कार्य होता है तभी तक उनको उनके पद पर रखा जाता है। ठीक है, सैलरी इनकी मेरे ख्याल से 2,50,000 के आसपास या शायद कुछ ऊपर नीचे हो तो इतनी है, क्योंकि सैलरी तो चेंज होती रहती है। ठीक है, काजल जयंत अभी 250 के आसपास है इनकी जो वेतन है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी, हाँ, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर वे ही निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होते हैं। अब इनके कार्य की बात करते हैं, इनके कार्य क्या क्या कार्य हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, पहला तो यही है, भारत के अंतर्गत जितने भी चुनाव होते हैं सभी चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, छोड़कर किन्हें? पंचायत व नगर पालिका को। यहाँ पे लिख सकते हैं पंचायत व नगर पालिका को छोड़कर
सभी चुनाव इनके द्वारा कराए जाते हैं। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद, सभी चुनाव, ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। इसके बाद दूसरा कार्य क्या है इनका? दूसरा कार्य है कि निर्वाचन की तिथि घोषित करने का कार्य भी इन्हीं का है। यही डिसाइड करते हैं कि कब चुनाव होने हैं। ठीक है, निर्वाचन की तिथि घोषित करना, निर्वाचन की तिथि भी यही घोषित करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि राष्ट्रपति या भारत सरकार इसका निर्णय लेगी, तो निर्वाचन आयोग ही स्थिति को देखकर यह घोषणा करते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होना है। ठीक है, जब उनको सही लगता है और स्थिति अनुसार वे इसकी घोषणा करते हैं। इसके बाद आपने सुना होगा आचार संहिता के बारे में। ठीक है, दल व सदस्यों के लिए आचार संहिता, आचार संहिता की घोषणा करना। तो आचार संहिता के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो आचार संहिता की घोषणा भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराई जाती है। ओके, इसके बाद एक आता है, यदि निर्वाचन आयोग को यानी कि चुनाव के संबंध में कोई विवाद आता है तो उसकी जांच और उसका निर्णय करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग का ही होता है। ठीक है, चुनाव के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो उसकी जांच करना। यदि निर्वाचन के समय या निर्वाचन के संबंध में या चुनाव के संबंध में कोई आपका विवाद होता है तो उस विवाद की जांच करने का कार्य भी आपका निर्वाचन आयोग का ही है। निर्वाचन आयोग ही उसकी जांच करता है। इसके बाद जो आपकी पार्टी होती है, जो दल होते हैं, उनको मान्यता प्रदान करने का कार्य भी आपका निर्वाचन आयोग का ही है। यहाँ पे लिख सकते हैं, पार्टी या दल को राज्य या राष्ट्रीय दल का दर्जा देना। यानी कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का या राज्य दल का या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का या उनका पंजीकरण करने का कार्य भी आपका, यदि कोई नया दल बनता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दल का पंजीकरण करने का कार्य भी आपका निर्वाचन आयोग का ही होता है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग का जो कार्य होता है इनका, आपका पंचायत व नगर पालिका को छोड़कर सभी चुनाव इनके द्वारा कराए जाते हैं। पहला मुख्य कार्य तो यही है। दूसरा, निर्वाचन की तारीख या तिथि घोषित करने का कार्य भी आपका निर्वाचन आयोग का ही है। दल व सदस्यों के लिए आचार संहिता निर्मित करने का, आचार संहिता की घोषणा करने का या आचार संहिता बनने का कार्य भी आपका निर्वाचन आयोग का ही है। इसके बाद चुनाव के संबंध में यदि कोई विवाद होता है, ठीक है, कोई वाद आता है तो उसकी जांच करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग का ही है। इसके बाद पार्टी या दल को राज्य या राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का जो दर्जा देने की जो पावर है वो भी आपकी निर्वाचन आयोग को ही है। इसके बाद दल का पंजीकरण, कोई पार्टी बनती है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीकरण करने की पावर भी निर्वाचन आयोग की ही है। ओके,
काजल जयंत। आपके क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्या क्या क्वेश्चन हैं पढ़ रहा हूँ आपका। चुनाव की डेट निर्वाचन आयोग के द्वारा ही घोषित की जाती है। जी हाँ, राष्ट्रपति को सलाह देना, हाँ राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य भी इन्हीं का है। चुनाव के संबंध में यदि राष्ट्रपति को कोई सलाह देनी है तो वो भी आपके निर्वाचन आयोग के द्वारा ही दी जाती है। राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति को सलाह भी यही देते हैं, किसके संबंध में? चुनाव के संबंध में। ठीक है, अगर चुनाव के संबंध में राष्ट्रपति को मान के चलो कि चुनाव कराना है तो राष्ट्रपति को जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा ही सलाह दी जाती है कि अब यहाँ पर चुनाव होने हैं, यहाँ पर चुनाव कराया जाना है। वैसे तो सभी पार्टियाँ, सभी दल जो है उसके लिए पहले से ही तैयार रहते हैं, लेकिन ये सब कार्य जो है आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। ओके, और क्या है? आचार संहिता, अनिकांत आचार संहिता। अच्छा, आचार संहिता कहते हैं कि जब चुनाव होता है, चुनाव के वक्त कुछ रूल बनाए जाते हैं। जब चुनाव होता है तो उसके समय, चुनाव के समय कुछ रूल बनाए जाते हैं जो निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ बाउंडेशन रखी जाती है कि आप यह कार्य कर सकते हैं, यह कार्य नहीं कर सकते, और इतने टाइम पीरियड के अंतर्गत आप जो हैं उस प्रकार से कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि भाषण वगैरह देते हैं। ठीक है, आचार संहिता का उल्लंघन होता है उसको लेकर, तो कुछ मतलब के नियम बनाए जाते हैं आचार संहिता में कि आप कौन से कार्य कर सकते हैं और कौन से कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको आचार संहिता कहते हैं और इसका समय लगभग 3 माह के आसपास होता है। ठीक है, ये डिसाइड करता है निर्वाचन आयोग के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है इसका जो टाइम होता है 3 या 4 माह के, जिस प्रकार से चुनाव होता है उसी के हिसाब से रखा जाता है। जैसे कि किसी एक राज्य में चुनाव है तो 15-20 दिन या 1 माह का टाइम भी रख सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर 3 माह के आसपास जो है इसका चुनाव टाइम रखा जाता है कि 3 माह तक आप यह कार्य करेंगे और यह कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार यानी कि वह है आपका जो रूल आते हैं वे सब चुनाव संहिता के, आचार संहिता के अंतर्गत आते हैं। ओके, इसके बाद देखिए, यदि मान के चलो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, शासन है, तो 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद 1 वर्ष बाद चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को चुनाव कराने की सलाह देते हैं। राष्ट्रपति को चुनाव कराने की सलाह देंगे या सलाह देते हैं। यदि मान के चलो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है, तो 1 साल होने के बाद वहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन है कि चुनाव कराया जा सकता है, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग ही या चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि वहाँ पर चुनाव करा दिया जाए या नहीं। ठीक है, अगर हालात हैं तो चुनाव करा दिए जाते हैं, और अगर नहीं है तो वे उसके लिए इनकार कर देते हैं कि अभी तक वहाँ पर ऐसे हालात नहीं है कि वहाँ पर चुनाव कराया जाए। ओके, इसके बाद देखिए इनका जो कार्य होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करते हैं ये निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के संबंध में इतना ही है। इसके बाद में दूसरे आयोग के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसी चैप्टर में अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इससे संबंधित कुछ आपके मन में क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इनका जो वर्णन है भाग 5 में, निर्वाचन आयोग का जो वर्णन किया गया है भाग 5 और अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इनका जो पद होता है स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से है, निष्पक्ष है।
इनका जो कार्यकाल होता है, आपका कार्यकाल आपको बताया मैंने 6 या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, ठीक है। और इसके लिए और दूसरा बताया मैंने आपको कि इनकी जो नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और इनका त्यागपत्र भी, ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। इसके बाद एक आते हैं प्रादेशिक आयुक्त। प्रादेशिक आयुक्तों के बारे में मैंने बताया, जब निर्वाचन आयोग का कार्य बढ़ गया हो तो ऐसे में प्रादेशिक आयुक्तों को रखा जाता है, ठीक है। तो प्रादेशिक आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर की जाती है, और उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ठीक है। इसके बारे में इसके बाद बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की। यहाँ तक सब भी क्लियर है? ओके, सब बच्चों का क्लियर, ठीक है। संघ लोक सेवा या राज्य लोक सेवा आयोग, दोनों के बारे में ही बात कर लेते हैं। थोड़ा ये उसमें कोई ज़्यादा लंबा टॉपिक है नहीं। संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसी को यूपीएससी बोलते हैं, यूपीएससी कहते हैं, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी इसी को बोलते हैं। और आईएएस, पीसीएस व आईएफएस के जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये जो तीन जो आपकी सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, इन्हीं को अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं आपकी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही कराई जाती है, ठीक है। और भी कई एग्जाम होते हैं, एनडीए, सीडीएस वगैरह के एग्जाम भी यूपीएससी के द्वारा ही कराए जाते हैं, लेकिन जो सबसे टॉप की जो पोस्ट है आपकी अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि पूरे भारत की जो सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं से मतलब है पूरे अखिल भारतीय, यानी कि पूरे भारत की जो सेवाएं हैं, ठीक है, ये आपके पूरे भारत में कहीं भी इनको जो है नियुक्त किया जाता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को, आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है। इसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आईएफएस। देखो आईएफएस को लेकर कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे आपके ये है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, लेकिन कुछ जो है फॉरेन यानी कि भारतीय विदेश सेवा को इसके अंतर्गत पढ़ लेते हैं, तो ये आपका भारतीय वन सेवा के अंतर्गत आता है, भारतीय वन सेवा, आईएफएस, ओके। तो ये तीन प्रकार की सेवाएं हैं जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर है सबका? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जी हाँ, यूपीएससी जो है उसी को संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। अब इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में किया गया है, इसके बारे में पता है तो बताइए जल्दी से कि बच्चे को, किस भाग और किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी का जो वर्णन किया गया है किस भाग में किया गया है और कौन सा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के तहत किया गया है। धीरेन्द्र जैन, आईएएस की है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, धीरेन्द्र जैन, ठीक है। और आईपीएस की है इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, ओके। अब इनका जो वर्णन किया गया है भारत के संविधान के अंतर्गत किस भाग, देखिए ये भी एक संवैधानिक पद है, संघ लोक सेवा आयोग का जो पद है, ठीक है, ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। मोहम्मद सिराज, भाग 14, काजल जैन, निर्वाचन आयोग का पार्ट 15 में है, भाग 15 में है, 5 में नहीं, हाँ
आपका जो निर्वाचन आयोग का है, अच्छा हाँ, निर्वाचन आयोग का, सॉरी मैंने वहाँ पे बता दिया आपको 5, निर्वाचन आयोग का जो भाग है वो भाग 15 में किया गया है, ठीक है। 5 बताया था ना मैंने वहाँ पे, तो 15 है वहाँ पे, 15 और 324 में। ओके, अब इसका जो वर्णन किया गया है यूपीएससी का, यह संघलोक सेवा आयोग का वर्णन भाग 14 में और अनुच्छेद भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद आता है आपका 315 से लेकर 323 तक, जी हाँ, 315 से लेकर 323 तक इसका वर्णन किया गया है, सारिका चौधरी, ठीक है। तीन 315 से 323 तक संघलोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। बात करते हैं इसकी संरचना की, इसके अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं। इसकी संरचना क्या है, कितने सदस्य होते हैं, इसके बाद कार्यकाल इनका कितना होता है, उसके बारे में बात करते हैं। संरचना की बात कर लेते हैं। संघलोक सेवा आयोग या यूपीएससी जो है, इसकी संरचना कितने सदस्य होते हैं इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत कितने सदस्य रखे जाते हैं या कितने सदस्य होते हैं। देखिए इसका मैं बताऊं आपको, इसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं और इसके बाद 9 से 11 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष व 9 से 11 तक, 9 भी हो सकते हैं, 9, 10 या 11, ठीक है। 9 से 11 के बीच कितने भी सदस्य हो सकते हैं इसमें। एक अध्यक्ष, एक तो आपके अध्यक्ष होते हैं और प्लस 9 से 11 तक, यानी कि 9 या 11, 9 में से 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, ठीक है, सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर इसके अंतर्गत आपके एक अध्यक्ष और 9 से 11 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है यहाँ तक। चलिए इसके बाद कार्यकाल की बात करते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है। यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, संघलोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है। देखिए इनका कार्यकाल, जितना निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं या निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं, जिनका जितना कार्यकाल उनका होता है उतना ही कार्यकाल इनका होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, जो भी पहले हो। तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ही होता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं इनकी योग्यता। योग्यता क्या होती है, निर्वाचन आयोग के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होती है। देखिए योग्यता के बारे में भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ विशेष वर्णन नहीं किया गया है, कुछ अलग से नहीं बताया गया है, लेकिन एक बात कही गई है संघलोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में कि इनके जो सदस्य होंगे, संघलोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे, उनमें से लगभग आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक अपनी सेवा दे चुके हों। आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक अपनी सेवा दे चुके हों, यानी कि सरकारी कर्मचारी हों और 10 वर्ष तक अपना कार्य कर चुके हों, ठीक है। तो उन्हीं के वही सदस्य जो हैं संघलोक सेवा आयोग के सदस्य बनते हैं, यानी कि उनको 10 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन। ओके, इसके बाद एक बात और कही गई है भारतीय संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ही
इनकी सेवा शर्तें, राष्ट्रपति इनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार रखते हैं। यानी कि इनकी जो सेवा होती है या जो कार्यकाल होता है ये राष्ट्रपति के ऊपर भी डिपेंड होता है, तो राष्ट्रपति इनको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति इनकी जो कार्य होता है या जो की सेवा होती है उसको, सेवा की शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। राष्ट्रपति इनकी सेवा शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है इनकी सेवा शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं इनको पद से हटाने की, कि इन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है। अगर कोई संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य स्वेच्छा से त्याग पत्र देना चाहे तो दे सकता है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पहले भी दे सकता है। लेकिन अगर इन्हें पद से हटाना पड़ जाए तो कैसे हटाया जा सकता है। देखिए इनको भी स्वतंत्र या निष्पक्ष ही रखा गया है, इनके पद को भी, और संवैधानिक पद है, संविधान के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। लेकिन इन्हें पद से कैसे हटा सकते हैं, हटाने की प्रक्रिया, कैसे इन्हें पद से हटाया जा सकता है। पता है किसी बच्चे को? इनके बारे में, इन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है, किसी को पता है इसके बारे में? निर्वाचन यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उन्हें उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। देखिए एक यही आता है आपका, पहले इसमें कह सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के समान है। सुप्रीम कोर्ट के समान, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के समान इन्हें भी हटाया जाता है। ठीक है, इस बात को कह सकते हैं या नहीं? अनिकांत नहीं। ठीक है, देखो इन्हें जो पद से हटाने की प्रक्रिया है, इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के समान नहीं है, सॉरी उस बात को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इन्हें जब पद से हटाया जाता है, यदि मान के चलो कि आपका संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है और वो किसी अन्य पद पर भी, यानी कि किसी अन्य कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि कोई सदस्य किसी अन्य सरकारी पद को ग्रहण करता है, सरकारी पद को ग्रहण करता है या पहले से है। ठीक है, यदि कोई सदस्य, यूपीएससी का कोई सदस्य, आपका जो एक अध्यक्ष और 9 या 11 सदस्य हैं, इनमें से कोई भी सदस्य कोई सरकारी पद, यानी कि यूपीएससी के अलावा कोई सरकारी पद ग्रहण करता है तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। या फिर इसको जो है कह सकते हैं कि कदाचार वही सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आ सकता है, लेकिन उतने सदस्यों की जरूरत नहीं होती, उसकी जांच बैठती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच कराई जाती है। यदि किसी सदस्य पर, यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि किसी सदस्य पर कदाचार यानी कि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, यदि किसी सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसकी जांच जो की जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। लगता है तो, एक मिनट, यदि किसी सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
उसकी जांच की जाएगी, जांच की जाएगी, और यदि वह जांच में दोषी पाया जाता है तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके पद पर जो है उसको संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य या अन्य सदस्य होते हैं उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। और कौन हटाएंगे उनको पद से? देखो, उनको पद से भी राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। ठीक है। यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, यदि उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप पाया जाता है तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन उनको सलाह राष्ट्रपति को कौन देंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद वे राष्ट्रपति को सलाह देंगी कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है या नहीं, तभी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कार्य या शक्तियाँ, क्या क्या कार्य होते हैं इनके, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बस इतना ही था इसके बारे में, कुछ ज़्यादा नहीं। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले इनकी जो कार्य हैं या शक्तियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनके कार्य व शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, इनके कार्य और शक्ति के बारे में बात करते हैं। देखिए, नंबर 1 पे इनका कार्य, इंक नहीं है क्या? कार्य या शक्ति, इनके जो कार्य हैं या शक्तियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे लिख सकते हैं हम, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं की जो परीक्षाएं होती हैं वे सभी परीक्षाएं यूपीएससी के द्वारा कराई जाती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अखिल भारतीय सेवाओं की अखिल भारतीय सेवाओं की जो परीक्षा होती है, परीक्षाओं को कराना। अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की जो परीक्षाएं होती हैं वे सभी परीक्षाएं इनके द्वारा कराई जाती हैं। इसके बाद नंबर 2 पर कह सकते हैं हम, आपने राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सुना होगा, अभी बात करेंगे उसके बारे में थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि वो अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत जो परीक्षाएं होती हैं, और यदि राज्यपाल यूपीएससी से निवेदन करे या उनको सलाह दे कि आप राज्य लोक सेवा आयोग की भी परीक्षा करा दीजिए, तो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी यूपीएससी के द्वारा कराई जा सकती है, लेकिन राज्यपाल की सलाह पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा राज्यपाल की सलाह पर, राज्यपाल की सलाह पर कराई जाएगी। यानी कि यूपीएससी जो है राज्य लोक सेवा आयोग की भी परीक्षा करा सकती है यदि राज्य उस प्रकार की परीक्षाएं कराने में असक्षम हैं। यदि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं नहीं करा पा रहा है या कोई उनको दिक्कत है तो राज्यपाल सलाह दे सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल की सलाह पर यूपीएससी राज्य की परीक्षा भी करा सकती है, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी करा सकती है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि रेलवे का जो टेंडर था वो भी यूपीएससी को ही दे दिया गया था। एक बार न्यूज़ में आया था कि जो रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने हैं वे सब यूपीएससी को दे दिए गए थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल नहीं हुआ है। एक बार आई थी आपकी बात, ये मार्च के आसपास, फरवरी या मार्च में न्यूज़ आ रही थी कि यूपीएससी को टेंडर दे दिया गया रेलवे का। ठीक है, तो इस प्रकार की परीक्षाएं जो है आपके राज्य के द्वारा यूपीएससी के द्वारा कराई जाती है। इसके बाद निजी प्रबंधन, जैसे कोई भी संस्था है आपकी, लिख सकते हैं यहाँ पर निजी प्रबंधन, निजी प्रबंधन की सेवाएं, निजी प्रबंधन की सेवाएं भी, जैसे कि कोई आपका ले सकते हैं आप एलआईसी, ठीक है, आईएफएस या और भी संस्थाएं हैं जो प्राइवेट भी हैं, वे भी अपना टेंडर दे सकती हैं यूपीएससी को। तो यूपीएससी उनके भी एग्ज़ाम करा सकते हैं जो सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ठीक है,
तो इस प्रकार के कार्य होते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो भारत सरकार, और ये जो कार्य करती है अपना यूपीएससी, वो भारत सरकार के अधीन रहकर करती है, भारत सरकार के अधीन, ठीक है, भारत सरकार के अधीन रहकर कार्य करती है। और भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी पद होते हैं उन सब की परीक्षाएं भी यूपीएससी करा सकता है, ठीक। अगर जरूरी समझे तो सभी की परीक्षाएं भी यूपीएससी के द्वारा कराई जा सकती है, क्योंकि यूपीएससी का जो कार्य है वो परीक्षाएं कराना है। ओके, इसके बाद बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की, भी यहीं पे बात कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही है बहुत उसमें। आज इसको समाप्त कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं अभी बहुत जल्द आपके 1 या 2 दिन के अंतर्गत ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं पहले। राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पीएससी बोलते हैं इनको, ठीक है, स्टेट पीएससी बोलते हैं। ओके, तो इनका जो कार्यकाल होता है, देखिए पद तो कार्य लगभग उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार से यूपीएससी का होता है केंद्र में, तो स्टेट में होता है यूपीएससी, स्टेट में होता है यूपीपीसीएस या यूपीएससी बोलते हैं इनको, स्टेट पीएससी, स्टेट पीएससी, राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो इसको जो है स्टेट पीएससी बोलते हैं। तो इनका जो कार्यकाल होता है, कार्य तो लगभग उसी के प्रकार होता है, कार्य लगभग सभी जो इनका जो कार्य होता है। और उनकी देखो पहले बात बता दूं मैं आपको संरचना की, संरचना अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में कार्य के हिसाब से उनको रखी गई है, उनकी जो संख्या रखी गई है या जो संरचना रखी गई है। यूपीपीसीएस कह सकते हैं या स्टेट पीएससी या स्टेट पीसीएस या राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी जो संख्या रखी गई है वो प्रत्येक राज्यों में अलग अलग है। जितना बड़ा राज्य जितना ज़्यादा कार्य उतने ज़्यादा सदस्य रखे जाते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य रखे जाते हैं अलग अलग। इसके बाद इनका जो कार्यकाल होता है, देखो उनका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। और इनका कार्यकाल कितना होगा, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। इनका जो कार्यकाल होगा आपका 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक रहता है। ओके, इसके बाद इन्हें जो हटाने की जो प्रक्रिया है संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में, जिस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है, इनको जो हटाने की प्रक्रिया है यहाँ पे लिख सकते हैं, हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया इनकी जो है यूपीएससी के समान ही है, यूपीएससी के समान ही है। यानी कि यूपीएससी के सदस्यों को जिस प्रकार से हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, उसी प्रकार से इन्हें भी हटाया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है। लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, यहाँ पे बात देखिए, उनकी तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, लेकिन स्टेट पीएससी के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा निकालते हैं। राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, लेकिन इन्हें हटाया जो जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। इनको जो पद से हटाया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। कार्य जो होता है इनका लगभग उन्हीं के यानी कि यूपीएससी के समान ही होता है। इनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो भी यूपीएससी के ही समान है। ओके, तो ये था आपका स्टेट पीएससी और यूपीएससी के बारे में, लगभग इतना ही था और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, ठीक है। इनका कार्यकाल आ जाता है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। या फिर इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। पद से हटाता कौन है, इनको राष्ट्रपति हटाता है। इनको हटाने की जो प्रक्रिया है यूपीएससी के समान है, ठीक है। इनकी संरचना अलग अलग है प्रत्येक राज्यों में, तो वहाँ से तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो इनके जो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्यकाल से, या इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, या इन्हें पद से कौन हटाता है, ठीक है। तो इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है, जबकि यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ओके, इसके बाद इनको जो पद से हटाने की प्रक्रिया है वो यूपीएससी के समान है। यूपीएससी के सदस्यों को कैसे हटाया जाता है, यदि वे कदाचार के दोषी पाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जाँच करती है और राष्ट्रपति को सलाह देती है उनको पद से हटाने की, ठीक है।
तो उनको पद से हटा दिया जाता है। और इनकी जो आपके राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन पद से जब हटाया जाता है इन्हें तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, न कि राज्यपाल के द्वारा। और लगभग इनके कार्य उसी प्रकार से होते हैं। उनका कार्य यानी कि पूरे भारत में एग्ज़ाम कराने का है, और इसका जो है राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य राज्य में जो भी परीक्षाएं होती हैं उनका कार्य कराने का है, जो उनको टेंडर दिया जाता है उसके हिसाब से कार्य करते हैं। ज़्यादातर जो है अपने विभाग से संबंधित ही करते हैं, लेकिन अगर चाहें तो और कोई विभाग भी इन्हें अपना टेंडर दे सकता है। जैसे कि आपका हाल फिलहाल में UPSSC है, UPSSC एग्ज़ाम कराता है, लेकिन उसको जो है अगर वे चाहें वो अपना एग्ज़ाम कराने में सक्षम ना हो तो राज्य लोक सेवा आयोग को भी दे सकते हैं, इनके PCS को भी दे सकते हैं। तो PCS सभी प्रकार के एग्ज़ाम भी करा सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये फर्स्ट A और B ग्रुप के ही एग्ज़ाम कराए जाते हैं आपके राज्य लोक सेवा आयोग और UPSC के द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर वे आयोग जो सेवाएं और भी हैं, जैसे कि ग्रुप D और C एग्ज़ाम जो कराती है, अगर वे एग्ज़ाम कराने में सक्षम नहीं हैं तो वे भी स्टेट PSC या UPSC को टेंडर दे सकते हैं। ओके, तो सभी के एग्ज़ाम भी इनके द्वारा करा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज आपका जो है निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो लगभग यही था पॉलिटी के अंतर्गत आपको जो मैंने ज़्यादातर करा दिया है। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, वे अदर मैन में आते हैं, ज़्यादातर UPSC के या PCS के मैन एग्जाम में आते हैं वे सभी, ठीक है। लगभग जो प्री के हिसाब से थे या जो ऑब्जेक्टिव टाइप जहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, वो मैंने आपको पॉलिटी के अंतर्गत करा दिया है। अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कुछ अगर रह भी गए थोड़े बहुत, वे आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे, ठीक है। तो कल या परसों से 1-2 दिन के अंतर्गत ही आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करा दिए जाएंगे, ठीक है। और लगभग आपको ये मान के चलो कि उसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से मैं करा दूंगा आपको। 50 या 60 क्वेश्चन ले लूँगा एक टेस्ट में। आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी कल से या परसों से हो जाएगी, देखता हूँ मैं टाइप कराने हैं क्वेश्चन थोड़े से भी। तो उसके अंतर्गत आपको 50 क्वेश्चनों का एक पेपर बनाया जाएगा, और लगभग मेरा ये मानना है कि आसपास 2000 के आसपास आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करा दूंगा इसमें, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन यानी कि पॉलिटी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग सभी को मैं इसके अंतर्गत कर दूंगा। तो उसके लिए आप जो है डेली जो है अपने क्वेश्चनों के आंसर दें, तो उस प्रकार से आपको भी पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है पॉलिटी को लेकर। ओके, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में अपना कमेंट जरूर दें, और वीडियो को सभी बच्चे लाइक जरूर कर दें। ओके, नमस्कार।